आपकी होस्ट नेहा। और नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक लाइव शो है, बहुत सारी कॉल्स हमें आ रही हैं जिनको हैंडल करना आपको पता है कि बहुत दफ़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन आपको देते चलें कि आप ईमेल हमें कर सकते हैं और अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं, इंक्वायरीज भी कर सकते हैं। और ये है info@premiumlawsolicitors.co.uk। अभी एक कॉल की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपसे बाकी बात होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, राजा बोल रहा हूँ से, शादी साहब से बात जी करवा दूं। जी, आपको जी बताइएगा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मैंने पहले भी किया था और मैंने बताया इंडेफिनिट ड्यू हो गई और मेरा वो लाइफ एंड यूके वो टाइम चाहिए थोड़ा, तो उसका क्या तरीका कार एक्सटेंशन कराने का? जैसे मैंने पहले आपसे कहा, अब आप सिर्फ एक्सटेंशन कराएंगे और एक्सटेंशन के लिए आप एक्सटेंशन फॉर्म ही फिल करेंगे। जी, क्या उसकी फीस है, कितना करेंगे या मैं करवाऊंगा या खुद करेंगे, कितना करेंगे? देखिए, आप एक्सटेंशन के लिए जो FLRM आप अगर मैरिज बेसिस पे कर रहे हैं उसकी 601 पाउंड फी होगी। वैसे आई ऑलवेज एडवाइस के आपको अपडेट फी शेड्यूल गूगल से खुद निकालना होता है, क्योंकि आए दिन फी चेंज होती रहती है। लेकिन इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए आपकी ज्यादा फी होती है, एक्सटेंशन के लिए आपको कम फी देनी पड़ेगी। 601 पाउंड आप एप्लीकेशन फी देंगे और आप अपना FLRM जो है वो फिल करेंगे और एक्सटेंशन के लिए भेज देंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। बहुत सारे क्लाइंट्स जो है जब फीस के बारे में पूछते हैं, उस सिलसिले में हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को यही एडवाइस करते हैं कि जब आप एप्लीकेशन डालते हैं उसी वक्त अपडेट फी देखनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम एप्लीकेशन फॉर्म रातों रात चेंज हो जाता है, सम टाइम एप्लीकेशन फी भी चेंज हो जाती है। देन इफ यू जस्ट लॉज योर ओल्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट, देन देयर आर चांसेस टू रिफ्यूज योर एप्लीकेशन। जी जी, शाजी हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू द शो। मैं अभी बोल रहा हूँ लंदन से। जी जी, ये मैं ना बच्चों की बेस पे ना कॉन्टैक्ट ऑर्डर था मेरे पास। अच्छा, सॉरी क्या था, अभी आप रिपीट कीजिएगा। अच्छा, मैं ना बच्चों की बेस ऑर्डर लेके ना, तो मैंने केस अप्लाई किया था, मुझे 3 साल की मिल गई थी डिस्क्रिप्शन मिली जी। उसके बाद फिर मैंने 3 साल की दोबारा फिर ले ली, लेकिन इन्होंने ना कोई 10 महीने लेट किया था। अब मेरे 6 साल पूरे होने वाले हैं दिसंबर में जी। आया मैं वो, वैसे मेरा वीजा 9 मंथ का और पड़ा हुआ आया, मैं 6 साल के बाद अप्लाई करूंगा, वो मैं 9 माह जो लेट उन्होंने किया वो भी मैं डालूंगा इसमें। जब उन्होंने आपको एप्लीकेशन दिया है उस दिन से लेकर अब भी अगर आपका लीव टू रिमेन पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसको स्पेंड कर लें। जब आपके 6 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे आप फिर अप्लाई कीजिएगा अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। अभी आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, मेरे 6 साल पूरे हो गए हैं ना दिसंबर में। नहीं, जब आपको ग्रांट हुआ था वीजा उसके बाद 6 इयर्स कंप्लीट हुए। हाँ जी, उसके बाद 6 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन जो वीजा है ना 9 मंथ इन्होंने वैसे लेट किया था, नेक्स्ट वाली जो अभी। ऑलराइट, जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया था उस वक्त उन्होंने आफ्टर 9 मंथ्स आपको रिस्पॉन्स किया था। हाँ जी, हाँ जी, फिर 3 साल का दिया उन्होंने मुझे जी। लेकिन ऑल टुगेदर जब आप 6 इयर्स आपके कंप्लीट हो जाए तो वो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सिंस योर एप्लीकेशन वाज ग्रांटेड इन द फर्स्ट प्लेस। तो फर्स्ट प्लेस आपने कहा कि आपके 6 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी फीस जाया हो जाएगी, ना करें या आप 9 माह और वेट करें। इट्स अप टू यू, क्योंकि आइदर वे से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर आपने वेट करना है उसके बाद भी आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हैं, और उससे पहले भी अगर आप करना चाहते हैं। जहां तक एलिजिबिलिटी की बात है, आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट है, आफ्टर 6 इयर्स जब आपके हो जाते हैं आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू शाजिया। ये यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं या जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो काम 4-5 महीने के बाद होना है वो 5 महीने पहले हो जाए, और सम टाइम उनके एडवर्स इफेक्ट्स भी उनको हो सकते हैं। इट्स ऑलवेज बेटर टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस। बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि आप हमेशा यू कैन बेंड द लॉ बट नॉट ब्रेक द लॉ, यानी कि उसको आगे पीछे किया जा सकता है लुकिंग एट योर सिचुएशन। एनीवे, वी हैव गॉट अ कॉलर राइट नाउ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ। जी जी जी, पूछिए। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਤੇ ਇਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 18,000 ਦਾ ਲੋ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ 18,500 ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ हाँ जी ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ आप ये बताएंगे आपके जो बच्चे पहली वाइफ से हैं वो इस वक्त ब्रिटिश हो चुके हैं या नहीं? पहली वाइफ को है ही ब्रिटिश तो फिर जब बच्चे भी ब्रिटिश हैं, यही हम बात प्रोग्राम के शुरू में भी कर रहे थे, आपको बच्चों की मेंटेनेंस दिखाने की जरूरत नहीं है। आपकी जो वाइफ जिनको आप स्पाउस को अब बुलाना चाहते हैं, आप अपने सिर्फ 18,600 पाउंड शो करेंगे। ठीक है, पहले बच्चों जो पहले वाइफ से बच्चे थे जो डिवोर्स, उनके लिए मेंटेनेंस की फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो ब्रिटिश है। ठीक है, थैंक यू मैडम जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। अभी शाजिया हम लोग यही पॉइंट प्रोग्राम के शुरू में भी आपने भी मेंशन किया कि यही हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपको एक दफा फिर से बताते चले कि अगर आपके जो ब्रिटिश सिटीजन बच्चे होते हैं उनके लिए आपको मेंटेनेंस शो करने की आपको जरूरत नहीं है जी। तो ये कि इसीलिए ये इस प्रोग्राम में जरूर कॉल कीजिए एंड यू आर कॉलिंग। जैसे कि हमारे साथ एक और कस्टमर अभी क्लाइंट भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं लतीफ बात कर रहा हूँ लंदन से। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे जी। मैंने यहाँ पे एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया था मई 2009 में, और मेरी एंट्री क्लियरेंस रिफ्यूज हो गई थी। लेकिन उसके बाद मैं यूके में एंटर हुआ और मैंने असाइलम कर लिया, जो कि जिसके बाद मेरी डिस्क्रिप्शन। आप यूके में इलीगल एंटर हुए थे क्या? जी, मैं इलीगल एंटर हुआ था। जी, बताइएगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? उसके बाद मेरी डिस्क्रिप्शन लीव मिल गई थी, क्योंकि उस वक्त जो मेरे स्पाउस था वो यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस पे ऑलरेडी था जी। लेकिन जब मैंने एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया, उन्होंने मुझे उसका स्पाउस नहीं एक्सेप्ट किया, क्योंकि वी वर नॉट मैरिड एट दैट टाइम जी। तो अब जब चूंकि हम लोग डिस्क्रिप्शन लीव अलाउड हुई मैं 2010 में, फरवरी 2010 में जी, ठीक है। तो उसके बाद मैं 2013 में मैंने दोबारा एक्सटेंड करवा लिया, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शनरी लीव की मैनुअल रीड कर रहा था। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जिन लोगों को 9 जुलाई 2012 से पहले कोई ऐसा होम ऑफिस ने डिसीजन किया हो जिसमें उन्होंने उसकी लीव टू ग्रांट ना की हो, तो उनको वो इंडेफिनिट ILR इशू करना चाहिए बजाय के डिस्क्रिप्शनरी लीव देने के, क्योंकि होम ऑफिस ने फर्स्ट डिसीजन ठीक नहीं किया। तो जब मैंने एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई किया था तो मेरी एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई थी। क्या मैं उस रिफ्यूजल को कंसीडर कर सकता हूँ कि अभी जो आपका रिफ्यूजल हुआ था एंट्री क्लियरेंस के टाइम, वो उन्होंने बिल्कुल ठीक रिफ्यूज किया था। द रीजन इज दैट बिकॉज आप फैमिली रीयूनियन की कैटेगरी में नहीं आते थे। फैमिली रीयूनियन की कैटेगरी में सिर्फ वही आते हैं जिनको असाइलम मिलने से पहले जो लोग मैरिड होते हैं। आपकी अभी मैरिज आपके स्पाउस से वैलिड नहीं थी, या आपकी जो मैरिज नहीं हुई थी उसकी बेसिस पे उन्होंने आपका एंट्री क्लियरेंस, आपका फैमिली रीयूनियन एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस वजह से आप उसको बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकते। आपको डिस्क्रिप्शनरी लीव टू रिमेन की एक्सटेंशन हुई है, वेट फॉर द टाइम लिमिट, और जैसा ही आपका टाइम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कीजिएगा। ठीक है जी। करेक्ट कर दूं यहाँ पे कि वो जो हेलो जी जी बताएं। तो वो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैं फैमिली यूनियन में अगर नहीं आता था, जब हम लोगों के बच्चा ना होता, हम लोगों की एक बच्ची थी। नहीं, आपने कहा ना कि आपकी आपने खुद ही बोला कि आपकी शादी नहीं हुई थी, उससे आपका क्या मतलब है? आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा। शादी नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों की एक बेटी थी, क्योंकि अभी फैमिली प्रोसेस में थी और हम लोग वेट कर रहे थे जी। लेकिन जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो उस वक्त फिर आप तो फैमिली, आपका बच्चा तो फैमिली रीयूनियन में आ गया, लेकिन आप तो फैमिली रीयूनियन में नहीं आएंगे ना। यही तो मैं आपको बताना, क्योंकि वो इंग्लिश लॉ के मुताबिक हम लोगों की शादी जो है वो एक्सेप्ट होनी थी। तो लेकिन अब हम लोग क्योंकि वो रिफ्यूजल, और जब मैंने असाइलम किया मैंने कोई नया एविडेंस नहीं दिया, और उन्होंने मुझे डिस्क्रिप्शन लीव टू ग्रांट इसीलिए की थी क्योंकि मेरी बेटी थी। तो इस सूरत हाल में आई थिंक उन्होंने जो फैसला किया वही राइट डिसीजन था, आपको फॉलो करना चाहिए। जब आपका टाइम लिमिट कंप्लीट होएगा तब आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। जी नेहा जी, थैंक यू। अभी वही बात जो पहले हो रही थी, यही है कि जब उनको एक होम ऑफिस ने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया है, वीजा अलाउड किया है, उसके बाद भी अगर आप ये देखें कि उनको आप क्रॉस करें कि उनका प्रीवियस डिसीजन ठीक नहीं था, आई डोंट थिंक सो दैट इट्स बेटर इन दिस करंट सिचुएशन। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कि बिजी शो गोइंग ऑन नाज़रीन, लाइव कॉल्स
हम लोग ले रहे हैं, कॉल्स करते जाएं। और ये कि अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपनी किसी कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से कोई बात ऑन एयर करना ना मुनासिब समझते हो, तो आप इनके टेलीफोन नंबर पे भी इनसे रब्ता कर सकते हैं, विच इज़ 0161-205-7087। हम बाद में भी ये डिटेल्स आपको देते रहेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करिए, कहाँ से? जी, मैं सईदा बात कर रही हूँ। जी, वेलकम टू द शो। आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2013 में जो है ना केस सबमिट करवाया था, तो 2.5 साल की एक्सटेंशन मिली थी। तो उसके बाद जो है ना, और साथ ये लिखा टाइटल उन्होंने ये दिया कि नो पब्लिक रिफंड्स, यानी बेनिफिट वगैरह नहीं मिलते। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसके बाद मेरी एक्सटेंशन लगेगी या इंडेफिनिट होगा? आप ये बताएं, आपको किस बेसिस पे एक्सटेंशन मिली थी जब आपने अप्लाई किया था? जी, मैंने शादी की थी ना। और 2013 में आपको शादी की बेसिस पे वीजा मिला है? हाँ जी, 2013 की बेस पर। तो 2.5 साल इसके बाद देखिए, इसके बाद आप फिर एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे, आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड टाइम आप इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर योर कॉल। यानी आपके कहने का मतलब है यानी 5 साल के बाद मुझे मिलेगा इंडेफिनिट ही है? सॉरी, से दैट अगेन। यानी 5 साल के बाद मुझे इंडेफिनिट मिलेगा? आपको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन मिला था ना? हाँ जी, बिल्कुल। आपको 6 इयर्स के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। क्योंकि दैट्स द डिफरेंस। अगर ऐसे तमाम एप्लीकेंट्स जिनको स्पाउस बेसिस पे जो है वो लीव ग्रांट हुई हो, उनको 5 इयर्स के बाद इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई करना होता है। लेकिन ऐसे एप्लीकेंट्स जिनको डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन ग्रांट हुआ हो, उनको एक और एक्सटेंशन करानी पड़ती है, और उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग देयर 6 इयर्स देन दे कैन बी क्वालिफाइड टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जी जी, स्ट्रेट अवे एक और कॉलर की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, अली बोरम, मैनचेस्टर से। जी, आपका क्वेश्चन अली? जी, मैंने सालम किया था और रिफ्यूज हो गया, और अपील का रेट मिला था और अपील भी रिफ्यूज हो गई है, तो इसका हम फ्रेश क्लेम कर सकते हैं? देखिए जी, फ्रेश क्लेम आप सिर्फ उसी बेसिस पे कर सकते हैं जब आपके कोई फ्रेश ग्राउंड्स हो। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रीवियस ग्राउंड्स आपने लिए हैं अपने असाइलम क्लेम पे, आप उस बेसिस पे दोबारा फ्रेश क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज सेम क्लेम्स अगर आप बार बार करते जाएंगे तो ये अब्यूज़ ऑफ सिस्टम हो जाएगा, और यूकेबीए इस बात को बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे। फ्रेश क्लेम आप तभी वही लोग कर सकते हैं जिनके कोई ऐसी नई एविडेंस जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी, कोई नए सर्कमस्टांसिस जो कि पहले उनके साथ नहीं हुए थे। उन सिचुएशन पे आप जो है वो फ्रेश क्लेम कर सकते हैं, और दोबारा से वो सारा आपका इंटरव्यू और प्रोसीजर और प्रोसेस दोबारा से शुरू होगा। थैंक यू फॉर योर कॉल। जी, थैंक यू। जी शाजिया जी, तो आप अभी ये बता रही थी इन कॉलर को कि फ्रेश अपील जो है या फ्रेश जो कोई भी वीज़ा भेजें तो वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस की बेस पे ही असाइलम क्लेम में स्पेशली ये होता है कि जिन्होंने फ्रेश क्लेम करना है उनके लिए फ्रेश ग्राउंड्स होने भी ज़रूरी है, बिकॉज अगर फ्रेश ग्राउंड्स नहीं होंगे तो वो फ्रेश क्लेम नहीं कर सकेंगे। सही, ठीक है जी। आई थिंक हमारे साथ एक और कॉलर है। हेलो जी, तो ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही नाजुक और कॉम्प्लिकेटेड होती है। व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए, जब तक उनके ग्राउंड्स नहीं बनते, जब तक उनकी असाइलम की सिचुएशन नहीं कंप्लीट होती, तब तक ना तो उनको असाइलम क्लेम करना चाहिए और ना ही उनको कोई फ्रेश क्लेम डालना चाहिए, बिकॉज जब तक उनके ये जो कन्वेंशन के तहत उनको फेयर ऑफ परसिक्यूशन नहीं होता किसी सोशल ग्रुप की तरफ से, किसी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, और उनको स्टेट प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, तब वो असाइलम क्लेम करते हैं। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई एक भी कंडीशन मिसिंग हो तो देन दे डोंट क्वालिफाई फॉर असाइलम, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे जस्ट गेट रिफ्यूजल फॉर देयर असाइलम क्लेम। जी जी, सही, ठीक है। ये क्योंकि देखने में आ रहा है आजकल असाइलम हर कोई यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ये अगर सुनते हैं कि असाइलम क्लेम करना है, और असाइलम क्लेम के लिए उनको ये नहीं पता चलता कि वो उसमें आया फिट भी होते हैं कि नहीं फिट होते, और वो असाइलम क्लेम करने के लिए चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर बाद में इसी बेसिस पे उनको डिटेन भी कर लिया जाता है, डिटेंशन सेंटर में भी रख लिया जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट लीगल एडवाइस बिफोर दे गेट इनटू दैट। जी, शाजिया हमारे साथ एक और कॉलर हैं, पहले वो कॉल लेते हैं और फिर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं मेहरुनिसा बात कर रही हूँ लेस्टर से। जी, वेलकम टू द शो। आपका क्वेश्चन? जी, थैंक यू वेरी मच। जी, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया हुआ है लेवल 7 में। 18 मंथ्स का मुझे कैब लेटर मिला था।
जी। और जो मेरे कॉलेज ने कैश लेटर होम ऑफिस भेजा, उसमें उन्होंने मिस्टेक कर दी, वो कैश लेटर उन्होंने 12 मंथ्स का बना दिया। कैश लेटर क्या हो गया है? आप थोड़ा ऊंचा बात करें, हाँ, क्लैरिटी के साथ। कैश लेटर को क्या हुआ है? जी, मैंने कहा कि मैंने लेवल 7 डिप्लोमा अप्लाई किया था अपने कॉलेज, और 18 मंथ्स का मुझे कैश लेटर मिला था। ऑलराइट। लेकिन जो कैश लेटर मेरे प्रिंसिपल ने कॉलेज ऑनलाइन सेंड किया था, उस पे उन्होंने 12 मंथ्स लिख दिया बाय मिस्टेक, और अब मुझे वीजा वो दे रहे हैं, जो ऑनलाइन कैश कॉलेज ने उनको ट्रांसफर किया था उसके मुताबिक 14 मंथ्स का वो मुझे वीजा दे रहे हैं। तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरर की वजह से मैं अप्लाई कर सकती हूँ दोबारा? अगर आपको एक दफ़ा वीज़ा ग्रांट हो चुका है तो आई थिंक यू शुड वेट फॉर अनदर 12 मंथ्स टाइम। जब आपका कंप्लीट होने लगेगा उस वक्त आप अपनी एविडेंस साथ लगाकर उनको एक्सटेंशन के लिए कह सकते हैं कि आप इस बेसिस पे एक्सटेंड करें। अभी आप अपने वीज़े को ख़राब ना करें, अभी आपका जो वीज़ा लग गया है आप उसी को फॉलो करें। जिस वक्त आपका वीज़ा जो है वो कंप्लीट होने लगेगा उस वक्त आप दोबारा उनको उस बेसिस पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी? आपका मतलब कि न्यू एप्लीकेशन अप्लाई करूंगी मैं उस वक्त? जी बिल्कुल, आप उनके लिए फिर नई एप्लीकेशन एक्सटेंशन के लिए भी कह सकती हैं, या अगर अभी आपने रिव्यू के लिए डालना है आप सिंपल एक रिव्यू के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन आप दोबारा कोई केस अभी फिलहाल पूरा एप्लीकेशन दोबारा ना डालें, बस आप उनको रिव्यू के लिए कहें। ठीक है? तो भेजते हैं ना कि इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कांटेक्ट विद इन 10 डेज। जी, वो आपको ये चेक करने हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने अगर कोई जो लीव ग्रांट किया उनके पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, अवेलेबल थी, उस बेसिस पे उन्होंने लीव ग्रांट किया है। अभी आप उनको रिव्यू के लिए आप सिंपल लेटर लिखें, अगर वो उसको कंसीडर कर लेते हैं दैट्स फाइन, अदरवाइज जस्ट आई थिंक इट्स बेटर टू वेट फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड देन अप्लाई। इट डजंट मैटर अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक थी, अगर आपको वीज़ा मिल गया है देन यू शुड बी हैप्पी विद दैट। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। और आपको एक दफ़ा फिर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते चलें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज रह गई हों तो आप ये इनको ईमेल कर सकते हैं। जो ईमेल है वो ये है info@premiumlawsolicitors.co.uk। मैं रिपीट कर रही हूँ, info@premiumlawsolicitors.co.uk। और शाजिया हमारे साथ एक और कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है? जी, मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मैंने कहा कि जब मेरा वीजा में स्पाउस वीजा। जी जी जी, हेलो। आई थिंक उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। हाँ, सॉरी, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन आप हमसे दोबारा जी। ऐसे तमाम कॉलर्स जिनकी इस वक्त कॉल नहीं मिल रही या कोई इस तरह से कोई कॉन्फिडेंशियल बात करना चाहते हैं, आपने जो एडवाइस कॉन्फिडेंशियली लेना चाहते हैं, जिस तरह से नेहा ने पहले कहा, आप हमें बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं 0161-205-7087। आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम डिटेल से आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे सकेंगे। बिल्कुल, बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी एक इशू होता है, या कोई बहुत सारे लोग इस तरह के होते होंगे कि जो उनके केसेस इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं या कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो वो इस तरह से ऑन एयर डिस्कस नहीं कर सकते, या फिर प्रोग्राम में टाइम कम होने की वजह से उनको डिटेल प्रॉपर स्क्रीन पे भी हमारी डिटेल्स आती रहेंगी, आप वो भी देखते रहिएगा, उस पर भी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं साथ साथ आपको ईमेल एड्रेस भी बता रही हूँ, और शाजिया ने और मैंने आपको टेलीफोन नंबर भी दिया है। तो जी शाजिया, और कौन से ज्यादा कॉमन केसेस हैं जो आजकल आ रहे हैं? हमारे साथ मेरे ख्याल में कॉलर आ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। जी, क्वेश्चन क्या है आपका? आप क्वेश्चन कीजिएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खैरी है, मैं से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने शादी किया था या स्कॉटलैंड में 2012 में जी, तो मुझे 2.5 साल की वीजा मिला है जी। तो मैं सोच रहा था कि इसके बाद फिर मुझे इंडेफिनेट मिलेगी या कि... आप मुझे ये बताइएगा कि आपको जो लीव टू रिमेन है वो कौन से महीने में मिला था, कब आपको मिला था, कौन सी डेट को मिला था? ये 2012 में मुझे मिला था और ये खत्म होएगी फिर ये जनवरी में जाके 2015। कौन से महीने में मिला था? आपको याद नहीं है आपको कौन से महीने में लीव मिला था?
और 2.5 साल का है मुझे अभी नहीं 2.5 साल का, लेकिन आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दें हम कि आप अपने वीजे पे चेक कर लीजिएगा, जब आपने एप्लीकेशन किया था उस वक्त आपने 9 जुलाई 2012 से पहले किया था, और आपको जो लीव टू रिमेन ग्रांट हुआ है वो क्या आपको इस डेट से पहले ग्रांट हुआ था या उस डेट के बाद ग्रांट हुआ है। इन दिस सिचुएशन अगर आपको जुलाई से पहले मिला है देन यस यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, लेकिन अगर आपको जुलाई के बाद लीव टू रिमेन मिला है देन यू हैव टू अप्लाई फॉर एक्सटेंशन, और 5 साल गुजारने के बाद फिर ही आप क्वालिफाई होंगे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। ठीक है जी, थैंक यू फॉर योर कॉल। जी जी ऐसे तमाम लोग जो स्पाउस एप्लीकेशन में स्पाउस वीज़ा जिनको मिलता है उनके लिए बार बार हम यही कहते हैं उनको, एक तो ये कि जब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका लाइफ इन द यूके और ई-सोल टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, अनलेस अनटिल के समवन इज़ अप्लाइंग इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा स्पाउस वीज़ा है देन दे हैव टू डू लाइफ इन द यूके इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। ठीक है, थैंक यू सो मच शाजिया। एक और कॉलर है हमारे साथ, अभी कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वेलकम टू द शो। जी जी मैं एक एडवाइस लेना चाहती हूँ। अभी हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ 6 महीने के लिए तो लेके गए थे, रिटर्न तक वहाँ में एक न्यू बॉर्न बेबी मिला था। अच्छा। तो फिर हमने उधर सब इंक्वायरी की, कोई उसका वारिस नहीं मिला था। फिर हमने उसको उधर कागज सारे तैयार करे, अडॉप्ट किया उधर पाकिस्तान से। तो अभी हम इधर लेकर आए, हमारे कजन की शादी थी तो विजिटर वीजा लिया था, तो इसको लेके इधर आए। तो अभी 4 महीने हो गए इधर, तो हम इधर अभी हमें काम पड़ गया, तो हम क्या उसकी इधर अप्लाई कर सकते हैं कोई स्टे की? देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर तो आप उनका लीगल प्रोसेस सारा कंप्लीट करते हैं अडॉप्शन का, ठीक है जी, अगर आप अडॉप्शन का लीगल प्रोसेस कंप्लीट करते हैं देन तो आप अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, बहुत सेंसिटिव सिचुएशन होती है, स्पेशली जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स कल को ये क्लेम कर सकते हैं कि उनके जो वहाँ से बच्चा है वो मिसिंग हो गया है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट अ फैमिली लॉयर एज वेल एज इमिग्रेशन लॉयर, और सारी सिचुएशन आपको एक प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, अदरवाइज इट कुड बी डेंजरस for you as well. नहीं हमने उधर से तो सारे वो कोर्ट के जरिए हमने कागज तैयार किया। ऑलराइट, अगर आपके कोर्ट के जरिए कंप्लीशन हुआ है, अगर आपके पास लीगल गार्डियन का वो है तो उसकी बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं बच्चे का। जो इधर अप्लाई कर सकते हैं जी, बच्चे का आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। और नाजरीन, फिर से एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन आपको देती चलूँ थोड़ा सी अपने शो के बारे में कि आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं अगर आपकी कॉल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इट्स हाई वॉल्यूम ऑफ कॉल्स एज यू कैन सी, तो ये कि आप ईमेल कर सकते हैं info@premiumlawsolicitors.co.uk पे, और इनका टेलीफोन नंबर है 0161205707। ये वो इन्फॉर्मेशन है कि जिससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं तब जबकि लाइव शो ना हो, यानी कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर्स की वजह से बात कर सकते हैं। ड्यूरिंग दी ऑफिस आवर्स आप एज शाजिया मेंशन्ड आप कॉल कर सकते हैं। जी शाजिया, अभी ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर रही थी, जो अभी हमारी कॉलर थी वो कह रही थी कि ये मुझे भी यही लग रहा था कि ये फैमिली लॉ से रिलेटेड इनका जी बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसमें यह है कि फैमिली लॉ भी इन्वॉल्व होता है, जिस तरह से कॉन्टैक्ट ऑर्डर्स लेना, अडॉप्शन करना और लीगल गार्डियनशिप, और इसके साथ ही साथ जो है वो उसके साथ उनकी वीज़ा एक्सटेंशन की भी प्रॉब्लम होती है, वो भी सारा इशू करना हल करना होता है। तो इसलिए जब इश्यूज इंटरलिंक्ड होते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज टू लिंक दैट अप। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 0161-205-7087 after this program during the office hours. Thank you so much for watching this show. See you next time. जी थैंक यू सो मच शाजिया। और नाज़रीन, आपने हमारा आज का शो देखा। मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा, और ये हमारी प्रिंसिपल सोलिसिटर्स हैं प्रीमियम लॉ सोलिसिटर्स से शाजिया अंजुम। नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में इसी टाइम पे इसी शो के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेरीज हों तो इनफ इन्फॉर्मेशन आई होप कि हमने आप तक पास ऑन कर दिए। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक सेम टाइम। खुदाफिज, बाय।